Jai Hind, Namaskar, a very good morning to all my dear students and welcome to Exampur CDS CAPF FCAT Exam Prep YouTube channel. Myself Chandan Roshan and I welcome you all on this important session of today's morning. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस important session में and I would request you all to please quickly connect with me. A very good morning to all. Jai Hind, Namaskar and most welcome to the class, most welcome to the session. कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? एक बार सभी बच्चे मुझे क्विकली रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैं आप लोगों के साथ इनिशिएट कर सकूं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन. तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार फटाफट मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें और साथ ही साथ सभी बच्चे एक बार इस सेशन को अपने अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ लाइक कर दें जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं. ठीक है ना? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू मी and please do reply to me very quickly. So let's start the class for today. सबसे पहले हम लोग सैटरडे के न्यूज के क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे सबसे पहले. उसके बाद आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे और लास्ट में वन लाइनर. जो बच्चे नए हैं बता दूं आप लोगों को कि करंट अफेयर का जो ये सेशन है ये सुबह 8 बजे मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए, मंडे टू सैटरडे, सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके ये कि which country is the world's biggest producer, exporter and consumer of palm oil. जो पाम तेल है इसमें विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत, इंडोनेशिया, लाओस या कंबोडिया? अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अभी इंडोनेशिया की जो सरकार है उन्होंने घोषणा की है कि वो जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट को वो बैन कर रही है और इससे कहीं ना कहीं इंडिया जैसे इकोनॉमी में जो फूड इन्फ्लेशन है ये और भी ज्यादा क्या होगी, सर्च करेगी, और भी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया वो कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं इट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल. पाम ऑयल बेसिकली इंडिया में ज्यादा इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये अन्य जो खाद्य तेल है, जो अदर हम कह सकते हैं एडिबल ऑयल है, उसके कंपैरिजन में चीपर है. दूसरी बात ड्यूरेबल है एंड इट कैन बी हायर टेम्परेचर पे भी आसानी से मतलब सैचुरेट नहीं होती है. इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज. इनमें से कौन भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमान है? विच इज द ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज. इट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड, कोची कमांड, चेन्नई या भोपाल? ये पूछा गया है. ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. आपको पता है कि अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं उन्होंने नए आर्मी चीफ के रूप में ज्वाइन किया है हमारे आर्म फोर्सेस को. इसको अपडेट कर लेना आप लोग. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पदभार जो है वो संभाल लिया. इसको आपको ध्यान रखना है. और अभी अंडमान और निकोबार ये जो हमारा है ये एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है किस चीज का? इंडियन आर्म फोर्सेस का, जहां से लॉन्च किया गया था, टेस्ट फायर की गई थी किस चीज की? तो आप बताओगे ब्रह्मोस मिसाइल की. यहां से टेस्टिंग की गई है किस चीज की? तो आप बताओगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. चलिए अगला सवाल ये है आपका, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय इसरो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. इसरो द्वारा गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी की जो गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी है इसको इसरो ने किसके साथ मिलकर के विकसित किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? ठीक है ना? ये क्या हमारा जीपीएस एडेड. गगन का फुल फॉर्म को बता सकता है मुझे? व्हाट इज गगन? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल. यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन? गगन का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज जीपीएस एडेड. जीपीएस एडेड व्हाट इज द, इसके आगे क्या होगा? जी गगन का फुल फॉर्म अगर यहां पे याद रखना, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इसरो ने गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को विकसित किया है. और आपको ध्यान रखना है इंडिगो एयरलाइंस पहली ऐसी एयरलाइंस है जो कि गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को क्या करेगी, यूज करेगी. किस चीज के लिए? तो आप बताओगे नेविगेशन सिस्टम के लिए. आई बात समझ में? जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए यहां पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट. ठीक है ना? आई रैड
जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही होगा। पहला है, ये जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस परियोजना है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विथ एन ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव रोड सेफ्टी इन द कंट्री। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट डेटाबेस to host and access all accident related data by various departments or stakeholders. Which of the following statement with reference to the integrated road accident database project is correct? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। किसकी है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है नितिन गडकरी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नितिन गडकरी जो है ये मंत्री हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारा पॉइंट क्लियर है? चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो। अकॉर्डिंग टू द UNDRR ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2020-22, हाउ मेनी डिजास्टर्स वर्ल्ड विल फेस एवरी ईयर बाय 2030? जो UNDRR ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2022 है, इसके अनुसार 2030 तक दुनिया को हर साल कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा? और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, वो एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। किस चीज के लिए? तो हम ये कहेंगे कि हर साल जो नंबर ऑफ डिजास्टर्स है वो लगातार क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसमें एक रिपोर्ट में एक चीज और भी मेंशन किया गया है कि 2030 तक वर्ल्ड जो ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 100.1 मिलियन पॉपुलेशन, कितनी? तो आपको ध्यान रखना है 100.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है इट विल बी पुश्ड इनटू व्हिच वन? तो आप बताओगे एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये ध्यान रखना है कि इसमें से ये बात कही गई है कि लगभग 100.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है it will be pushed to which one? तो you will say extreme poverty। ठीक है ना? इसको हम किस में पुश कर देंगे? एक्सट्रीम पॉवर्टी में। और 560 डिजास्टर जो है ऐसा माना जा रहा है कि एनुअली होगा। चलिए अगला सवाल ये है कि which city has become the first city in India to have a vacuum based sewer system? कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ठीक है ना? वैक्यूम बेस्ड, ठीक है ना? पूछा गया है फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला शहर कौन सा है भारत का? पहला शहर भारत का, ठीक है ना, जिसमें वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम की शुरुआत की गई है, ताकि जो सोर्स ऑफ सीवेज है, जहां से कचरा पैदा हो रहा है, उसको हम ट्रीटमेंट प्लांट में डायरेक्टली वैक्यूम पाइप के थ्रू क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके। और वो सिटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखनी है आगरा। ठीक है ना? जो आगरा है उत्तर प्रदेश में, ये भारत का पहला शहर है जिसके पास क्या होगा? वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। इसको आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिड कोऑर्डिनेट द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक रिसेंटली? इनमें से विश्व टीकाकरण सप्ताह का समन्वय किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने किया है? आपको ध्यान रखना है जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होती है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में? तो आप बताओगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में। तो 24 से लेकर के और जो 30th अप्रैल है, ठीक है ना, जो 30th अप्रैल, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है उसको हम लोग कॉमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में? तो बताओगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में। और आपको ध्यान रखना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहां पे हेडक्वार्टर्ड है? तो आपको ध्यान रखना है जिनेवा में, जो कि है कहां पे? तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड। ठीक है ना? तो जो जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि विच कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैज कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड श्रीलंका विद $600 million as a financial assistance to help meet payment requirements for essential imports? इनमें से कौन सा देश अथवा संगठन आवश्यक आयात के लिए भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए श्रीलंका को $600 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आया? अभी आपको पता है कि पिछले महीने में श्रीलंका ने डिक्लेयर किया था कि वो सभी जितने भी इंटरनेशनल बोरोइंग्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बोरोइंग है, IMF की बोरोइंग है, ADB की बोरोइंग है,
उन सबको वो डिफॉल्ट करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास फंड क्रंच सिचुएशन है। और इस श्रीलंका को इसी फंड क्रंच सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अभी बेल आउट किया गया है 600 मिलियन यूएस डॉलर से। किसके द्वारा? तो आप बताओगे वर्ल्ड बैंक। किसने किया है इसको? तो आप बताओगे वर्ल्ड बैंक। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या चीज? तो डेविड मेलपास। ये ध्यान, डेविड मेलपास, ये ध्यान रखना है। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो आप बताओगे ये अमेरिकन है। और वर्ल्ड बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आप क्या बता दोगे यहाँ पे? तो आप बताओगे वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल ये है, अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम्स, अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम इज अंडर द एजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? संग्रहालयों का उन्नयन योजना किसके तत्वावधान में आता है? ठीक है ना। जो म्यूजियम के रेनोवेशन से रिलेटेड, या उसके हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार से संबंधित जो सरकारी योजना है, वो किस मंत्रालय के अधीन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? ये पूछा। अभी हैदराबाद की जो एक म्यूजियम है, ठीक है ना, उसको रेनोवेट करने की बात की जा रही है, जिसमें 3.75 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, इसके अंतर्गत आती है अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम। ये ध्यान रखना है, जो अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम है वो किसके अंतर्गत आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंतर्गत। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ये है, मालचा महल, द 14th सेंचुरी मॉन्यूमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज बिल्ट बाय, 14वीं शताब्दी का मालचा महल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी की जो मालचा महल है, इसका निर्माण इनमें से किनके द्वारा किया गया था? मालचा महल। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स। तो आप क्या बताओगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स इज द फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, FST, ठीक है ना। तुगलक वंश के जो पहले शासक थे, उनका नाम क्या था? घियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आ जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर आ जाएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। और मैं बता दूं आपको, पूरे स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें, मामलुक वंश की अगर बात करें, तो पूरे स्लेव डायनेस्टी में सबसे ज्यादा वर्ष तक जिस राजवंश ने शासन किया था, वो क्या था? तुगलक राजवंश था। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हम डिस्कस करेंगे हम लोग आज के न्यूज को। तो आज के न्यूज पे की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है किस चीज को? सौर्य बैच को, ठीक है ना। और ये जो सौर्य बैच है, इसके बारे में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि इस सौर्य बैच के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि आप CDS2 2022 के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹2499, ठीक है ना। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 पेपर 2 का बैच है, उसको 2499, और जो CDS CAPF का कॉम्बो है, इसको आप परचेज कर सकते हो 2999, ठीक है ना। जो OTA2 2022 है 1999, असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 999, FCAT की जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हो 1499 में, और जो CDS CAPF FCAT का कॉम्बिनेशन है, इसको आप बाय कर सकते हो कितने पे? 3499 पे। कितने पे? 3499 पे। दिस इज द कोर्स डिटेल्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के न्यूज को। आज का सबसे पहला न्यूज ये रहा, ठीक है ना। व्हाट आर द रूल्स फॉर द रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन ऑफिसर? अब देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। आपको बता दूं मैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 है, आर्टिकल 312, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया सर्विसेज से, ठीक है ना। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा आपका आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में 3 ये सर्विसेज हैं जो कि काउंट की जाती है किसके अंतर्गत? तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय सेवा में। और भारत की जो संसद है, उसमें जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट। जिस तरह से मनी बिल में मोनोपोली होती है लोकसभा की, वैसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का जो सारा अधिकार है, वो किसके पास है? राज्यसभा का। अब देखो, अभी ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जो शाह फैजल है, जो कि एक IAS अधिकारी थे, जिन्होंने टीना दावी से शादी करी थी, दोनों का डाइवोर्स किया, उसके बाद शाह फैजल ने जम्मू कश्मीर में होने वाले, आप कह सकते हो, जो इनकाउंटर्स, जो फेक एनकाउंटर्स थे, उस मामले पे इन्होंने क्या किया था? IAS के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दोबारा से इनको क्या किया गया है? ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग।
जो आईएएस ऑफिसर थे शाह फैसल, ठीक है ना, जिन्होंने अपने सर्विस से रिजाइन किया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनबैटेड किलिंग्स इन कश्मीर इन 2019 हैज बीन रीइंस्टेटेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोक टोक हत्याएं हुई थी उसके विरोध में 2019 में होने वाले इस बेरोक टोक हत्या के कारण से आप कहोगे कि शाह फैसल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी हाल ही में उनको दोबारा से कहा गया है कि आप सर्विसेज को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जो रेजिग्नेशन होती है ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करने वाले ऑफिसर्स की, ठीक है ना, जो थी, आपको ध्यान रखना है वो रेजिग्नेशन दिया जाता है रूल 51 और 51 सब क्लॉज कैपिटल ए ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अकॉर्डिंग। आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो कार्यरत अधिकारी हैं, इनकी जो इस्तीफा का मंजूरी किया जाता है, इनकी जो रेजिग्नेशन होती है या इनके रेजिग्नेशन से वापस जो इनको जॉब में बुलाया जाता है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो 1958 में, जिसका नाम क्या है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, ठीक है ना। कब की है ये, 1958। और ये जो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स के सब क्लॉज 51 एंड 51A के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है ना। राज्य के स्तर पे द स्टेट चेक्स टू सी इफ एनी ड्यूज आर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिसर as well as the vigilance status of the officer or whether any cases of corruption etc are pending against him or her. In such case there is such a case, the resignation is normally rejected. आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर रिक्रूटेड अधिकारी होते हैं और जिस किसी भी स्टेट कैडर के अंदर उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनके इस्तीफा को मंजूर करने से पहले यह देखा जाता है कि जिस ऑफिसर ने, जिस अधिकारी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के तो केसेस नहीं चल रहे, उसके ऊपर सरकार का कुछ बिल या भुगतान जो है बकाया तो नहीं है। यदि सरकार का कोई भी अमाउंट ड्यू है किसी भी ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर के ऊपर या किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज में काम कर रहे अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग है, जो डीओपीटी है, वो उस अधिकारी के रेजिग्नेशन को मंजूर नहीं करेगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो राज्य स्तर पे इस चीज को चेक किया जाता है। वहीं पे सेंट्रल लेवल पे the resignation of the officer is considered by the competent authority, that is the central government, only after the recommendation of the concerned cadre has been received. और ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जो है वो किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी के इस्तीफे को मंजूर तब करती है जिस स्टेट कैडर में उनकी पोस्टिंग है, उस स्टेट कैडर से जब उनको एनओसी मिल जाता है कि इस अधिकारी के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के मामले नहीं है, इस पर सरकार का कोई बकाया नहीं है, तभी आप कह सकते हो कि स्टेट कैडर के रिकमेंडेशन पे, यह आपको ध्यान रखना है, स्टेट कैडर के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के इस्तीफे को क्या करती है, मंजूर करती है। बिना स्टेट कैडर के रिकमेंडेशन के वो इसको मंजूर नहीं कर सकती, ठीक है ना। और जो रूल 51A1 है, ठीक है ना, जिसको अमेंड किया गया था, जिसको हम डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 की बात कर रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विथड्रॉ his or her resignation in the public interest। और आपको अगर ध्यान रखना है कि अभी जो शाह फैसल को दोबारा से बहाल किया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज में, उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि 1958 का जो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स है, उसमें अमेंडमेंट करके सब क्लॉज 51A में एक और सब क्लॉज जोड़ा गया है, दैट इज द पार्ट 1, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित को लेकर के यदि किसी भी ऑफिसर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा गया है, तो केंद्र सरकार कह सकती है कि आप दोबारा से अपने सर्विसेज को क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। आई बात समझ में? इसको आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, एक बार सभी लोग रिप्लाई के रिस्पॉन्ड करें। और जितने बच्चे लाइव हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट। जितने बच्चे लाइव हैं, प्लीज डू शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ली गई है द हिंदू पेपर से, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना का जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है, जिस हिसाब से वो अपने सैन्य कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है, मिलिट्री बेसिस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, तो चाइना को रोकने के लिए 2 इंटरनेशनल समूह बनाए गए हैं। एक तो क्वाड है, ठीक है ना, और दूसरा आपका कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ठीक है ना, अकूज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 2 अलग अलग ग्रुप्स है। तो क्वाड ग्रुप में आपको कौन कौन सा है, इसमें आपका इंडिया है, इसके साथ यहाँ पे जापान है, फिर आपकी यहाँ पे अमेरिका है,
और फिर साथ में यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और जो अकूस है, अकूस की अगर आप बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है, तो ये जो दोनों ग्रुप्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के इंक्रीजिंग सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, उसको चाइना ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। और जो चाइना के प्रीमियर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं जी जिनपिंग, ठीक है ना, उनके अनुसार से जी जिनपिंग ने, जो प्रेसिडेंट है चाइना के, सॉरी जी जिनपिंग, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और जो क्वाड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इनको काउंटर करने के लिए चाइना ने कहा है कि हम एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चीनी अधिकारियों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल में अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समूह है, उसका मुकाबला करने के लिए चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के द्वारा शुरुआत की गई है एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो आपको ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू काउंटर द क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, जो ट्राई कंट्री का ग्रुप है, इसको काउंटर करने के लिए चाइना एक नई ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर के आ रहा है। तो जी जिनपिंग ने एक प्रपोजल दिया है, प्रस्तावित किया है, उन्होंने कहा है द कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज, यानी कि क्वाड नेशंस पे निशाना साधते हुए, और जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका की जो नई ग्रुप है उस पर निशाना साधते हुए जी जिनपिंग ने कहा है कि हर अंतरराष्ट्रीय देश को, हर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को, ठीक है ना, हर देश की जो संप्रभुता है, उसकी जो सोवरेनिटी है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी जो अखंडता है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और किसी भी देश की जो आंतरिक मामले हैं, जो उसका इंटरनल अफेयर्स है, उसमें आप हस्तक्षेप मत करो। जैसे अभी हाल ही में दिक्कत ये हुई थी कि अमेरिका ने चाइना पे आरोप लगाया था कि चाइना के द्वारा जो वहां पे जिनजियांग प्रोविंस है उसमें रहने वाले जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज का नाम क्या है, तो आप बताओगे, क्विगार मुस्लिम्स, उसकी नरसंहार की जा रही है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है। तो चीन ने सीधा अमेरिका पे निशाना साधते हुए कहा है कि हर देश को यह चाहिए कि वो दूसरे देश के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप न करे, हर देश की संप्रभुता का सम्मान करे, हर देश की अखंडता का सम्मान करे, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विभिन्न देशों में लोगों द्वारा बनाए गए विकास पथों और सामाजिक प्रणालियों के स्वतंत्र विकल्पों का सम्मान करना चाहिए। तो हर कंट्री का अपना अपना एक सोशल रोड मैप होता है, हर कंट्री की अपनी अपनी, हम कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक रोड मैप होती है, और हर कंट्री उस सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसका कहा गया है कि आप सम्मान कीजिए और उन मामलों में कभी भी कोई हस्तक्षेप आप मत कीजिए। इस बात की बात कही गई है किसके द्वारा, तो आप बताओगे, चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के द्वारा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक तरीके से, पूरी तरीके से ये निशाना साध रहा है क्वाड नेशंस पे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा है कि द कंट्रीज शुड बी कमिटेड टू मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल डोमेन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सभी देशों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, और जितने भी विश्व के देश हैं उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए क्षेत्रीय विवादों को समाप्त करने के लिए। और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उन्होंने ये कहा कि आप एक दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने की बजाय जो क्षेत्रीय विवाद है, जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एकजुट होइए। और साथ ही साथ अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि विश्व स्तर पे, यानी कि ग्लोबली, कुछ समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, आतंकवाद की, टेररिज्म की, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की, साइबर सिक्योरिटी की, बायो सिक्योरिटी की। तो उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय यदि पूरा अंतरराष्ट्रीय देश, अंतरराष्ट्रीय नेशंस, इंटरनेशनल कंट्रीज अगर एकजुट होकर के सामना करें, एकजुट होकर के प्रयास करें आतंकवाद को खत्म करने के लिए, साइबर सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो जैव विविधता में परिवर्तन आ रही है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चीन ने एक तरीके से निशाना साधा है क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस पे, क्योंकि क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस चाइना की जो इंक्रीजिंग टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस है उसको क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। चाइना ने पूरी तरीके से विरोध किया है क्वाड अलायंस का, जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और साथ ही साथ अकूस का, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रुपिंग हो रही है चाइना के खिलाफ, चाहे वो क्वाड नेशन का हो या ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का हो, एक केवल और केवल चाइना की जो बढ़ती प्रगति है, उनकी जो इंक्रीजिंग डेवलपमेंट है, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। ये सब केवल एक बहानेबाजी है। ये बात कहा है
चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बात सभी लोग मुझे, बायो सिक्योरिटी मींस बायो वेपन सर? नहीं नहीं नहीं, बायो सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ जैव विविधता, ठीक है ना, यानी कि जितने भी नेचुरल हैबिटेट हैं जहां पे फ्लोरा और फौना एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने ब्रीडिंग्स को बढ़ाने के लिए, तो जितने भी प्राकृतिक हमारे जैविक केंद्र हैं उनका क्या करना, सुरक्षा करना, वही हमारी क्या है, बायो सिक्योरिटी है। एक बार सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो लिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स से, ठीक है ना। तो ये एक हमारा इकोनॉमिक न्यूज है जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके द्वारा एक सस्टेनेबल जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो जो यूनियन मिनिस्टर है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम। तो MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जेड क्या है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। अगर पूछा जाए व्हाट इज जेड, तो आप बताओगे जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। इसकी शुरुआत की गई है MSME के द्वारा, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है, और इसका उद्देश्य देश के जितने भी MSPs MSMEs हैं उनको वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। आपको पता है कि इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वो लघु उद्योगों के द्वारा, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। और ये जो लघु उद्योग हैं, जैसे कि पापड़ उद्योग हो गया, अगरबत्ती की इंडस्ट्री हो गई, मोमबत्ती के उद्योग हो गए, ठीक है ना, टोकरी बनाने के उद्योग हो गए, लिफाफे बनाने के उद्योग हो गए, ठीक है ना, ये सब MSME में आ जाती है। इसमें छोटे छोटे कारीगरों को, ये एक स्वयं सहायता समूह होते हैं जहां कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके इन्वेस्टमेंट करके और उस उद्योग को फलाते फुलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो MSME है इसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए, या हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पे इसकी प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए ये इनिशिएटिव ली गई है MSME के द्वारा, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है किस चीज में, आप बताओगे, इंडिया में, ठीक है ना। तो जेड के बारे में कहा गया है कि इसके पास पोटेंशियल, इसके पास क्षमता है कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकती है, और इसका एक ही मकसद है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके लिए MSME को तैयार करना और उनके लिए रोड मैप को तैयार करना, ठीक है ना। ये जो घोषणा की गई है मेक इन इंडिया और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को, ठीक है ना, सरकार, भारत सरकार के द्वारा, इसका केवल एक ही मकसद है, इसका एक ही इंटेंट है, to change the course of economy by focusing on manufacturing as an engine in order to sustain the growth। इसमें सिंपल ये कहा गया है, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि ये जो इनिशिएटिव ली गई है, किस चीज को लेकर के, जब हम जेड इनिशिएटिव की बात करें, और जेड इनिशिएटिव के साथ साथ अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की, तो इसका केवल और केवल एक ही मकसद है, इसका केवल और केवल एक ही मकसद है, इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि भाई हमें कहीं ना कहीं इंडिजिनस प्रोडक्ट, यानी कि जो स्वदेशी पदार्थ वस्तु हैं, इसके उपयोग को बढ़ाना है, इसको ग्लोबलाइज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि MSME के सहयोग से हम न केवल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, बल्कि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिल्ड द इकोसिस्टम टू इंप्लीमेंट द आइडिया, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इमर्ज्ड एज द व्हीकल फॉर दिस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है, यानी कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, और MSME को ग्लोबल बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत सरकार काम करेगी। और वो बिंदु क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि यदि कोई भी निवेश की जाती है भारत के अंदर, चाहे वो स्वदेशी निवेश हो या विदेशी निवेश हो, उसके जो पेपर वर्क है उसको कम किया जाएगा, और कम से कम समय में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की क्लियरेंसेस दी जाएगी, ताकि आप प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को जल्द से जल्द अपने निवेश के साथ क्या कर सको, स्टार्ट कर सको, ठीक है ना। दूसरा है द कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ सोर्स मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है कि जो भी इन्वेस्टर होंगे MSME सेक्टर में, उनको बेहतर क्वालिटी की रॉ मटेरियल्स, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाएगा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को इनहेंस करने के लिए, ठीक है ना। एंड मेकिंग अवेलेबल कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स टू ड्राइव द चेंज। और कहा गया है कि जितना यथासंभव होगा, जितनी पॉसिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा सरकार प्रयास करेगी कि जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, यानी कि एक ऐसे कार्यबल को, ठीक है, सप्लाई करना जो क्या हो, स्किल्ड हो, ठीक है ना, स्किल्ड लोगों की
एबिलिटी बढ़ाई जाएगी ताकि स्किल लेबर को यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को, या हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन क्षमता है उसको क्या कर सके, बेहतर कर सके। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ZED मॉडल में, उसका मतलब है टू मेक अवेयरनेस, access and certify, counsel, handhold MSMEs and ensure that they rise up the Z ladder। यानी कि ये जो जेड इनिशिएटिव लाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, इसका केवल और केवल एक मकसद है, लोगों को जागरूक करना, डिपार्टमेंट्स को जागरूक करना, गवर्नमेंट तंत्र को जागरूक करना, उनका सही तरीके से मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना, उनको सर्टिफाई प्रमाणित करना कि यही सही एमएसएमईज है जिसका उपयोग करके हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जिसको कवर किया गया है किसके द्वारा, तो आप बताओगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर के द्वारा। ठीक है ना, अब इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो किसके बारे में है, तो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। आपको पता है नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है हमारा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है हमारा? तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड विच वन, तो आप बताओगे रूरल डेवलपमेंट। और आप सबको पता है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो की गई थी कब? 12 जुलाई 1982 को। और किसके द्वारा? तो आप बताओगे शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो शिवरमन कमेटी जो है, इनके रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था नाबार्ड। और नाबार्ड को लाने के पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उचित दरों पर, यानी कि जो एप्रोप्रिएट रेट है उस रेट पे हम लोगों को ऋण फैसिलिटी दें, यानी कि जो फार्मर क्लास है, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम से कम ब्याज दर पे हम क्या कर सके, ऋण मुहैया करा सके, जिससे कि वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चर टूल्स को खरीद करके और प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कर सके, इनहेंस कर सके। आप सबको पता है कि एक चीज बहुत आम है इस देश में कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के आने से पहले जो भी ऋण किसानों को दी जाती है, उन किसानों के को दिए गए ऋण को क्या कर दिया जाता है, वेव ऑफ, यानी कि माफ कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो मार्जिनल फार्मर्स है, या हम कह सकते हैं जो छोटे किसान हैं, उनको तो इसका फायदा होता है, लेकिन सरकार की बहुत सारी रेवेन्यू क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, और इसका भार है वो किस पर आता है, इंडिया के टैक्स पेयर्स पे। तो नाबार्ड ने एक नए सूचकांक को जारी की बात कही है, इसका नाम है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। ये जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है नाबार्ड की, इसका उपयोग करके सबसे पहले किन किसानों, कौन सा किसान किस तरह की समस्या से जूझ रहा है, किस किसान के पास किस संसाधन की कमी है, उसका पता लगाया जाएगा। और फिर इस फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स के जरिए किसानों को कैटेगराइज किया जाएगा कि ज्यादा सेंसिटिव किसान कौन है, ज्यादा वनरेबल कौन है, किसको सबसे अधिक फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है ना, और इसी कैटेगरी के अनुसार कैटेगराइजेशन के द्वारा, और ये जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है, इसका उपयोग करके लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की क्या की जाएगी, बात की जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नाबार्ड के द्वारा ये जो लाया जाने वाला फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है, ये कहीं ना कहीं सरकार के जो वेस्ट होने वाले रेवेन्यूज हैं उसको सेव करेगी, जो लोन वेवर्स है उसको कम करेगी, और जिन किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है फाइनेंसेस की, केवल उन्हीं को लोन फैसिलिटी एक उचित रेट पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, they are getting a raw deal in farm loan waivers. NABARD is planning to formulate a farmer distress index to track, identify and support the real needy and distressed farmers. यानी कि आपको ये यहाँ पे समझना है कि भारत सरकार के द्वारा जो छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफी मिल जाती है, ठीक है ना, और उससे कहीं ना कहीं इसका फायदा उन बड़े किसानों को भी हो जाता है जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो भी इस लोन माफी को क्या है, आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अब नाबार्ड जो है, उन्होंने कहा है कि हम एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स लाएंगे जिसके द्वारा ट्रैक किया जा सके, पहचान की जा सके, और पहचान करके, ठीक है ना, जिनको सही मायने में फाइनेंस की जरूरत है, या हम कह सकते हैं ऐसे किसान जो मूल रूप से संकट से जूझ रहे हैं, केवल उन्हीं को फाइनेंसेस क्या की जाएगी, अवेलेबल कराई जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलो कि यदि नाबार्ड के फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स को लागू कर दिया जाए तो जो पैसा है भारत सरकार का, जो पैसा है नाबार्ड का, वो केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचाई जाएगी जिन किसानों को सही मायने में पैसे की जरूरत है, जिनको जो सही मायने में
डिस्ट्रेस्ड हैं, यानी कि तनाव में रहते हैं, जिनको सही में पैसे की जरूरत है, और इससे हम क्या कह सकते हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसको ध्यान रखना है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, कि जिसका संकट जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन डिसाइड on an appropriate package of support instead of the current practice of doling out distress package to all the farmers across the board। क्या कितनी अच्छी बात की गई है कि जो नाबार्ड की जो फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स है, इसके द्वारा जब हम संकट से जूझ रहे किसानों की पहचान कर लेंगे, जो डिस्ट्रेस फार्मर्स है उनको आइडेंटिफाई करके, और जिनको सही मायने में पैसे की जरूरत है, केवल उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। और साथ ही साथ यदि कल के डेट में लोन वेवर करना भी है तो आप केवल उन्हीं किसानों के ऋण की माफी करो जो सही मायने में डिस्ट्रेस में जी रहे हैं, जो सही मायने में तनाव में जी रहे हैं, जिनको सही मायने में लोन वेवर की जरूरत है। यानी कि सभी किसानों के लोन को माफ करने से बेहतर है कि आप उन्हीं किसानों के ऋण को माफ करो जिनकी आपने पहचान की है कि वो डिस्ट्रेस फार्मर्स है। आई बात समझ में? ये जो इंडेक्स है ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेस टू प्लेस जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या है, अलग अलग है। हर राज्य के जो समस्याएं हैं खेती को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के, फार्मिंग को लेकर के अलग अलग है। तो नाबार्ड ने इस बात को कहा है कि वो जो फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार करेगा तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग होगी, क्योंकि हर क्षेत्र की समस्याएं क्या है, अलग अलग है। और उन्हीं समस्याओं के इंटेंसिटी को देखते हुए, उन्हीं समस्याओं के पहलू को देखते हुए इस इंडेक्स के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये ना केवल सरकार, ये जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है ये ना केवल सरकारों को हेल्प करेगी, खासकर जो वित्तीय क्षेत्र है, इसके बाद जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सबको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना। द डिस्ट्रेस ऑफ अ फार्मर इज यूजुअली मेजर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ हिज क्रॉप डैमेज। दिस लीव्स वे टू मेनी डिस्ट्रेस फार्मर्स इन अदर एरियाज आउट ऑफ द बेनिफिशियरी एम्बेड। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि जो किसी भी किसान का जो डिस्ट्रेस लेवल होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार के संकट की पहचान किस तौर पे की जाती है, तो जिस किसान के द्वारा बोए गए फसल ज्यादा नष्ट होंगे, ज्यादा खराब होंगे मॉनसून के विफलता से, या पानी ना मिलने के कारण, ठीक है ना, खाद ना मिलने के कारण, खराब बीज के कारण, तो आप कह सकते हो कि जिस किसान का, जिस फार्मर का क्रॉप फेलियर ज्यादा होगा उसको हम ज्यादा डिस्ट्रेस मानेंगे, और जिसका क्रॉप फेलियर कम होगा उसको हम कम डिस्ट्रेस मानेंगे। तो एक जो पैरामीटर रखी गई है फार्मर के डिस्ट्रेस के लेवल को फाइंड आउट करने में, या फार्मर के डिस्ट्रेस लेवल को हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने में, वो किस पे डिपेंड होगा, क्रॉप फेलियर पे। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो क्रॉप फेलियर है, ठीक है ना, विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन, विच वन, तो आप बताओगे लेवल ऑफ डिस्ट्रेस। ये ध्यान रखना है। तो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके बेसिस पे, तो क्रॉप फेलियर के बेसिस पे। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बताऊं मैं आप लोगों को कि आप लोग हमारे एग्जामपुर के सौर बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करो। इसकी ऐप क्लासेस शुरू हो चुकी है। यदि आप CDS2 2022 के पेड कोर्स को लेना चाहते हो तो इसकी कोर्स फी रखी गई है 2499। असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 पेपर 2 का जो कोर्स फी है वो 2499। ठीक है ना। जो CDS और CAPF का कॉम्बो है इसकी कोर्स फी रखी गई है 2999। जो OTA 2 2022 है इसका कोर्स फी है 1999। असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का कोर्स फी है 999। जो FCAT की कोर्स फी है वो रखी गई है 1499। और CDS, CAPF और FCAT इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसकी कोर्स फी रखी गई है कितनी, 3499। आई बात समझ में? इसको ध्यान रखना है। क्या पूछा आपने संजय सर, जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो भी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है क्या? नहीं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, जैसे हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी उसके अंतर्गत यदि किसी किसान का फसल नष्ट हो जाता है तो उसमें जो दिया जाने वाला राशि है, जो भुगतान के अंदर राशि होगा, वो सभी राज्यों के लिए क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो डिजास्टर अफेक्टेड एरिया होते हैं, जहां बार बार आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ आती हो, सूखा आता हो, अकाल पड़ता हो, ठीक है ना, तो जो डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि डिजास्टर इफेक्ट कम है, डिजास्टर इफेक्ट ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर किया गया है मिंट न्यूज़पेपर के द्वारा, और ये कहा गया है कि रिपोर्टिंग साइबर इंसिडेंट्स इन 6 आवर्स हैज बीन मेड मैंडेटरी। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, ठीक है ना, उसके द्वारा एक चीज मैंडेट की गई है कि 6 घंटे के अंदर किसी भी साइबर
थ्रेट को, अगर कोई साइबर थ्रेट हुआ है, कोई साइबर ब्रीच हुई है, कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो उस ब्रीच को आपको 6 घंटे के अंदर क्या है, मैंडेटरी है क्या करना, तो आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट करना। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, इसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन्होंने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जितने भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है ना, जितने भी बिचौलिए हैं, इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारे केबल कंपनीज भी जो हैं वो आज इंटरनेट फैसिलिटी आपको देती है, जैसे डेन है, ठीक है ना, हैथवे है, ये सब क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। तो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी डेटा सेंटर प्रोवाइडर है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको कहा गया है कि अगर कोई भी साइबर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है तो उसके डिटेक्शन के लिए 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइबर रिलेटेड अगर कोई भी घटनाएं घटती है, साइबर रिलेटेड अगर कोई भी इंसिडेंट अकर करता है, तो उसको रिपोर्ट करना मैंडेट किया गया है विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट। ये ध्यान रखना है कि भारत की जो नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जिसका नाम रखा गया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसने मैंडेट किया है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसिंग और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको साइबर से जुड़े घटनाओं का पता चलने के 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना क्या है, मैंडेटरी है। अगर किसी भी साइबर घटना का पता चलता है तो पता चलते ही उसको 6 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। ये जो नए डायरेक्शंस हैं, इसको जारी किया गया है सर्ट, इंडिया सर्ट के द्वारा, विच ऑल्सो रिक्वायर्स वर्चुअल एसेट एक्सचेंज। व्हाट इज वर्चुअल, जैसे बिटकॉइन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको 6 घंटे के अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद जो वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट है, इसके बाद आप मान लो फोन पे वॉलेट है, एयरटेल मनी वॉलेट है, जितने भी वॉलेट के अंदर भी अगर कोई दिक्कतें होती हैं, कोई ब्रीच होता है सिक्योरिटी का, तो उससे रिलेटेड भी इंसिडेंट को 6 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान रखनी है, फर्निश करनी है। और ये बात मैंडेट किया गया है कंप्यूटर किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम के द्वारा, कि जितने भी वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में, ठीक है ना, उन सबको अपने कस्टमर का जो केआईसी है और जो पिछले 5 साल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसके डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करेगा। जितने भी वॉलेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, उनको भी मैंडेट किया गया है कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम के द्वारा कि आपको हर कस्टमर के केवाईसी को मेंटेन करनी है, और पिछले 5 साल में जो उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो भी कंपनीज आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है आपके डेटा का, जिसको हम क्लाउडिंग कहते हैं, ठीक है ना, जो भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैं, ठीक है ना, इनको भी अपने कस्टमर के नेम्स को वैलिडेट करना पड़ेगा, उनके ईमेल और आईपी एड्रेस को क्या करनी होगी, तो वैलिडेट करके रखना पड़ेगा। यानी कि जितने भी जो भी क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, उनको अपने क्लाइंट्स के नाम, उनके ईमेल एड्रेस और उनके आईपी एड्रेस, इसकी क्या रखनी पड़ेगी, पहचान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो इंफॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड किया जाना होगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और टाइम फ्रेम में, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन कंप्लायंस, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर एनर्जी सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम है इंडिया का, इसने साफ साफ कहा है कि जो 6 घंटे का वक्त दिया गया है कि आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अगर चीज की पता चलती है उसको फर्निश करना है, तो जो टाइम फ्रेम दी गई है, जो मॉड्यूल दिया गया है, उसी मॉड्यूल और टाइम फ्रेम में आपको उस इंफॉर्मेशन को शेयर करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको माना जाएगा कि आप सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्शंस इशू किए गए हैं वो सेक्शन 70B ऑफ द आईटी एक्ट 2000, ये ध्यान रखना है। ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो किसके आधार पे, तो सेक्शन 70B ऑफ द आईटी एक्ट 2000, इसको ध्यान रखना है। चलिए, अब द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने एक लॉ को कवर किया है आज के न्यूज में, सेडिशन लॉ। आपको पता है कि जो इंडियन पीनल कोड है हमारा, जो भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन पेनल कोड का हमारा एक धारा है, एक एक्ट है 124A, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कानून को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक के रूप में बरकरार रखा गया है,
तो क्या वास्तव में इसे फिर से अदालत में चुनौती देने का कोई मतलब है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर भारत के राजद्रोह कानून को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ता को विचार करना पड़ रहा है। अब एक चीज देखो, आजकल एक शरद पवार ने भी पिछले शनिवार को एक स्टेटमेंट दिया था और इसका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। हमारा एक इंडियन आईपीसी की धारा के अंदर एक 124 ए क्लॉज है जो ये कहता है कि जो भी आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है, मतलब अगर जो भी आपका सत्ताधीश सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी अभद्र सिंबल यानी कि चिन्ह का उपयोग करता है, ठीक है ना, यदि लिखित तौर पर उसके खिलाफ कुछ गलत चीज बोलते हैं, गलत लिखते हैं, सिंबॉलिक तरीके से अगर कुछ गलत उसको प्रोटेस्ट करते हैं, तो ऐसे केस में उनके ऊपर राजद्रोह का क्या चलाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। ये है सेडिशन लॉ, ठीक है ना। तो सेक्शन 124 ए, सेक्शन 124 ए जो है आईपीसी की, इट पेनलाइजेस सेडिशन एज अ पनिशेबल विद ईदर इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 years टू अ लाइफ टाइम एंड अ फाइन और बोथ। यानी कि जो आईपीसी की धारा 124 ए है, इसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का अगर क्या लगा है, तो आप बताओगे, अगर उसके ऊपर सेडिशंस लॉ यानी कि राजद्रोह का आप कह सकते हो मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना, राजद्रोह के से रिलेटेड अगर कोई उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उसको इस आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत 3 साल से लेकर के और आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये जो सेडिशन लॉ है, इसे ब्रिटिश सरकार में लॉन्च किया गया था 1870 में, ठीक है ना, और इसे 1948 में संविधान से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। जो सेडिशन वर्ड है, यह हमारे संविधान से 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी और आर्टिकल 91A को लाया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 124A को अभी भी आईपीसी की धारा में रखा गया है, ठीक है ना। आप देखो, एक तरीके से कंटेंट ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं। एक से देखो कि जब आर्टिकल 191A लाया गया हमारे संविधान में, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो ये कहता है कि भारत के सभी लोगों को बोलने के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन वहीं पर आर्टिकल जो हमारा आईपीसी की धारा 124A है, वो कहता है कि यदि रूलिंग पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, लिखा या सिंबल यूज किया जो उसके इमेज को मैनिफाई कर रही है, तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ठीक है ना। 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला संवैधानिक संशोधन लाया गया, ठीक है ना, और जिसके हिसाब से आर्टिकल 191A, ठीक है ना, को क्या किया गया, लिमिट किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बता दूं मैं कि 1962 में एक केदारनाथ केस हुआ था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि जो सेडिशन लॉ है, ठीक है ना, ये सेडिशन लॉ को जो 124A में मेंशन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंडेड या टेंडेंसी से लॉ को डिस्टर्ब करना चाह रहा है या वायलेंस को इंसाइट करना चाह रहा है, ठीक है ना, तो वैसे केस में, ठीक है ना, आप उसको ऊपर मुकदमा चला सकते हो। लेकिन ये केवल और केवल उन लोगों के लाया गया है जो उकसाव भाषण देते हैं या इंसाइटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दूं मैं कि कोर्ट के सामने फिर से इंट्रोस्पेक्शन के लिए उस जजमेंट को लाया गया है जो 1962 में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केदारनाथ केस में, ठीक है ना, जिसने सेक्शन 124 को अपहेल्ड किया था बट अटेम्प्टेड टू रिस्ट्रिक्ट स्कोप फॉर इट्स मिसयूज, ठीक है ना। तो 1962 के केदारनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपना फैसला सुनाया जिसमें धारा 124A को बरकरार रखा, लेकिन इसके दुरुपयोग के दायरे को सीमित करने का प्रयास किया। यानी कि जो सेक्शन 124A है इंडियन पेनल कोड की, उसको 1962 के केदारनाथ केस के अनुसार आज भी रखा गया है हमारे जुडिशियल लॉ में, ठीक है ना, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। पिछली साल जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कंसर्न जताई थी अबाउट द मिसयूज ऑफ द कॉलोनियल एरा पेनल लॉ, और उन्होंने केंद्र से पूछा था कि जिस सेडिशन लॉ का उपयोग करके महात्मा गांधी जैसे शख्सियत को के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, ऐसे कानून को भारत सरकार या केंद्र सरकार अभी तक संविधान में क्यों लागू करके चला रही है। ऐसे कानून को बिल्कुल क्या करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए। आजादी के 75 साल के बाद भी जो सेक्शन 124A है, ठीक है ना, दिस इट हैज अ ड्यूबियस जर्नी कंटिन्यूस, ठीक है ना, इसका अभी तक जो सफर है वो चल रहा है। वंस चार्ज अंडर द सेडिशन लॉ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अवेल बेल एंड द ट्रायल स्ट्रेचेस फॉर ईयर्स। अगर किसी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला है
और राजद्रोह के अंतर्गत यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसको बेल मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभी ये इसलिए 124A चल रहा है चर्चाओं में, क्योंकि आपको पता है राणा दंपति जो हैं, जो राणा हस्बैंड एंड वाइफ है मुंबई में, जिन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जिनको अभी जेल दिया गया, उनकी आज सुनवाई भी होने वाली है मुंबई हाई कोर्ट में। अब देखते हैं आगे फैसला क्या आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रही है कि अगर एक बार आपको सिडिशन लॉ के अंतर्गत बुक कर लिया गया है तो बेल मिलना इतना आसान नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के स्टैटिक जीके में डिस्कस करते हैं हम लोग लेबर डे, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 मई जो है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में? लेबर डे के रूप में, ठीक है ना। और इस बार का थीम रखा गया यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये ध्यान रखना है। यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट थीम रखा गया है हमारी लेबर डे का, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं कि जो पहला लेबर डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 1890 में, ठीक है ना। क्योंकि इसी के दिन आपको ध्यान रखना है, इसी के दिन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज ने, इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टीज ने यूरोप में डिमांड की थी कि जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर को क्या किया जाए? फिक्स किया जाए। फिर 14 जुलाई 1889 को पेरिस फ्रांस में 1 मई को डेडिकेट किया गया कि ये हमारा क्या होगा? तो आप बताओगे वर्कर्स डे होगा। इसको मजदूर दिवस के रूप में 1889 में क्या किया गया था? तो आप बताओगे फिक्स कर दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। 1884 में जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियंस है, उन्होंने डिमांड किया था कि 8 आवर का ही काम होना चाहिए पूरे एक दिन में, टू कम इनटू इफेक्ट एज ऑफ May 1, 1886। तो आपको ध्यान रखना है कि 1884 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियंस ने दिन में 8 घंटे काम करने की मांग की, और जिसे 1 मई 1886 से क्या किया गया था? तो आप बताओगे लागू कर दिया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में आप ये कहोगे हम लोग कि हम लोग लेबर डे को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू ने 1 मई को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू ने टेकन ओवर द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आपको ध्यान रखना है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं? मनोज पांडे। और जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है बग्गावली सोमशेखर, ठीक है ना। बग्गावली सोमशेखर राजू जो हैं, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है महाराष्ट्र जीन बैंक का, ठीक है ना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनोखी क्या है? शुरुआत है। महाराष्ट्र जीन के द्वारा जीन बैंक की शुरुआत की गई है। सेंटर जो है वो कंसीडर कर रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट को फॉर इंक्लूजन ऑफ द हाथी कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट डाली है कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो हाथी समुदाय के लोग हैं, कौन है? जो हाथी समुदाय के लोग हैं, जो हट्टी समुदाय के लोग हैं, इट्स हट्टी कम्युनिटी, इनको किस में लाया जाए? तो आप बताओगे एसटी कैटेगरी में, ठीक है ना। जर्मनी ने एक केस फाइल किया है इटली के खिलाफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है ना, जिसमें यह कहा गया है कि जो नाजी वॉर क्राइम के विक्टिम्स हैं, ठीक है ना, उनको आज भी जो इटली है वो प्रमोट कर रहा है किस चीज के लिए? कॉम्पनसेशन लेने के लिए, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय है इसमें जो पहले एडमिशन हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिकमेंडेशंस पे, या आप ये कह सकते हो जो एमपीज के लेटर हेड पे या उनके कोटा सिस्टम के द्वारा, इस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है एंड कर दी गई है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम लोग